सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रदेशों के जो लोक सेवा आयोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें जो है कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कृषि के जो है सिंचाई का जो चैप्टर है, कृषि विज्ञान का जो सिंचाई का चैप्टर है, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, मैं उनमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको उससे यह अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आपको पढ़ना है क्या छोड़ना है, इससे आपको जानकारी हो जाएगी। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो है फसल की कुल जल मांग किसमें सबसे अधिक होगी। क्या कह रहा है? सबसे अधिक होगी। फसल की कुल जल मांग किसमें सबसे अधिक होगी? उठे हुए संस्तर रोपण में। क्या कह रहा है? उठे हुए संस्तरण रोपण में। किसमें? उठे हुए संस्तर रोपण में। किसमें? उठे हुए संस्तर रोपण में। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है सतही रोपण में। क्या कह रहा है? सतही रोपण में। और सी कह रहा है जोड़ी पंक्ति रोपण में। क्या कह रहा है? जोड़ी पंक्ति रोपण में। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है रिज पर रोपण में। क्या है? डी कह रहा है रिज पर रोपण में। रिज पर रोपण में फसल की कुल जल मांग किसमें सबसे अधिक होगी? तो वो होगी सबसे अधिक किसमें होगी? तो सतही रोपण में। किसमें? सतही रोपण में सबसे अधिक जल मांग होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सतही रोपण में सबसे अधिक जल मांग किसकी होती है? धान की। धान की। सबसे कम चना 165, ठीक है। और धान की 1650। कितना? 1650 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में है, ये एम मिलीमीटर में, ठीक है। सबसे अधिक धान की, सबसे कम चना की। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कौन सा जल पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जो केशिका जल है, कैपिलरी वाटर, वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जल की कमी होने पर। क्या कह रहा है? जल की कमी होने पर पौधों में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया
और प्रभावित होती है। कह रहे कि जल की कमी होने पर पौधों में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? ऑप्शन ए। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए जो है प्रकाश संश्लेषण। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण। बी कह रहा है जो है ट्रांसपिरेशन, तो हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रस्वेदन। क्या? प्रस्वेदन। और सी कह रहा है जो है प्रोटीन संश्लेषण। क्या? प्रोटीन जो है संश्लेषण। और डी कह रहा है कोशिका विभाजन। क्या कह रहा है? कोशिका विभाजन एवं विस्तार। कोशिका विभाजन एवं विस्तार। क्या कह रहा है? कोशिका विभाजन एवं विस्तार। तो जल की कमी होने पर पौधों में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो कोशिका विभाजन एवं विस्तार। ये जो क्रिया, यही प्रक्रिया सबसे पहले प्रभावित होती है जब मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले कौन, जैसे पहले तो सबसे पहले कोशिका विभाजन प्रभावित होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। और सबसे बाद में प्रोटीन संश्लेषण प्रभावित होता है। सबसे बाद में जो है प्रोटीन संश्लेषण प्रभावित होता है। क्या है? सबसे पहले कोशिका विभाजन एवं विस्तार, दूसरे नंबर पे जो है ट्रांसपिरेशन, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर प्रोटीन। जैसे कह रहा है कोशिका विभाजन एवं विस्तार, ठीक है। सबसे पहले पानी की कमी जब होगी तो सबसे पहले कोशिका विभाजन एवं विस्तार यानी सेल डिवीजन एंड इलांगेशन जो है प्रभावित होगा। उसके बाद क्या प्रभावित होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं हिंदी में प्रस्वेदन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण, फिर प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद जो है प्रोटीन संश्लेषण। क्या? प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे कोशिका विभाजन एवं विस्तार प्रभावित होगा मृदा में नमी की कमी से, जल की कमी से। फिर प्रस्वेदन जिसको इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, फिर प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का संश्लेषण। ये क्रिया है प्रभावित होने की पौधों में, ठीक। फारो इरिगेशन, फारो मेथड से सिंचाई करने पर सतही विधि से जो हम सिंचाई करते हैं उससे कितने % पानी की बचत होती है? तो 30% पानी की बचत होती है। कितने? 30% पानी की बचत अगर हम फारो मेथड से सिंचाई करते हैं तो सतही मेथड से करने की अपेक्षा जो है 30% पानी की बचत होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फसलों की जल मांग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फसलों की जल मांग। फसलों की जल मांग निम्न में से किसके बराबर होती है? क्या कह रहा है? किसके बराबर होती
है। फसलों की जल मांग जो होती है निम्न में से किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? सी यू प्लस विशेष उद्देश्य के लिए पानी। क्या कह रहा है? सी यू प्लस विशेष उद्देश्य के लिए पानी। क्या है? सी यू प्लस विशेष उद्देश्य के लिए पानी, ऑप्शन ए। ठीक है। और बी कह रहा है, बी कह रहा है सी यू का जो मतलब होता है वो होता है कंजप्टिव यूज प्लस हानियां। क्या है? प्लस एप्लीकेशन द्वारा हानियां, एप्लीकेशन द्वारा हानियां प्लस सी यू प्लस एप्लीकेशन द्वारा हानियां प्लस विशेष उद्देश्य के लिए पानी। विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए पानी। ठीक है। फिर सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जो है सी यू प्लस एप्लीकेशन द्वारा हानियां, क्या कहना है? सी यू प्लस एप्लीकेशन द्वारा हानियां। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा फसलों की जलमांग निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो वो सी यू प्लस एप्लीकेशन द्वारा हानियां प्लस विशेष उद्देश्य के लिए पानी। ये जो है ऑप्शन बी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। ये इसी के बराबर होती है। सी यू यानी कंजप्टिव यूज प्लस एप्लीकेशन द्वारा हानियां प्लस विशेष उद्देश्य के लिए पानी के बराबर होता है। फसलों की जलमांग जो है इसी के बराबर होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है बार बार ये भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वर्षा दिन उस दिन को वर्षा दिन उस दिन को कहते हैं वर्षा दिन उस दिन को कहते हैं जब उक्त दिन में, क्या कह रहा है? उक्त दिन में हुए वर्षा की मात्रा। वर्षा दिन उस दिन को कहते हैं जब उक्त दिन में वर्षा की मात्रा कितना रिकॉर्ड होती है। वर्षा दिन उस दिन को कहते हैं जब उक्त दिन में वर्षा की मात्रा कितना रिकॉर्ड होती है, मतलब कितना वर्षा जो है रेन गेज मीटर में कितना रिकॉर्ड होता है, तो उसको वर्षा कहा जाता है। उससे नीचे जो भी रिकॉर्ड होगी उसको वर्षा दिन नहीं कहेंगे। ऑप्शन ए जो है
2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बी कह रहा है 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। ठीक है, 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा या अधिक एक ही चीज़ होता है। सी 2.5 मिलीमीटर से कम। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 2 मिलीमीटर से अधिक। क्या कह रहा है? 2 मिलीमीटर से अधिक। तो वर्षा दिन जो है किसको कहेंगे? वर्षा के लिए एक मानक है, उसी दिन को ही कहा जाता है कि आज वर्षा हुई है। अगर उससे कम होगी तो वर्षा नहीं माना जाएगा। तो ये 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक जब 24 घंटे में वर्षा होती है तो उसको जो है वर्षा दिन कहा जाता है। कितना? 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा जब होगी, मतलब 2.5 मिलीमीटर हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो दिन उस दिन को क्या कहेंगे? वर्षा का दिन। ठीक, कि आज बरसात हुई है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब 650 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो उसको भारी वर्षा क्या कहेंगे? बहुत वर्षा। क्या कहेंगे? अधिक वर्षा व भारी वर्षा। कितना? 650 मिलीमीटर से अधिक को बहुत वर्षा या भारी वर्षा। ठीक, और जब जो है 1350, कितना है? 1350, 1300 करिए, 1300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने को बहुत भारी वर्षा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा क्या कहा गया कि अगर 650 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है तो उसे अधिक से अधिक अगर होती है वर्षा तो उसे बहुत वर्षा या भारी वर्षा कहेंगे। लेकिन अगर 1300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसको बहुत भारी वर्षा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बहुत भारी वर्षा कहा जाता है। इसको दोनों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मृदा में पानी की उपलब्धता के बाद, मृदा में पानी क्या कर रहा है? मृदा में पानी की उपलब्धता के बाद क्या कर रहा है? मृदा में पानी की उपलब्धता के बाद भी फसलों का जो है पानी अवशोषण क्या कर रहा है? पानी अवशोषण न कर पाना क्या कहलाता है? क्या कह रहा है? मृदा में पानी की उपलब्धता होने के बाद भी फसलों
का पानी अवशोषण न कर पाना क्या कहलाता है? कह रहा है मौसम संबंधी सूखा। ऑप्शन ए मौसम संबंधी सूखा। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है क्रिया विज्ञानी सूखा। क्रिया विज्ञानी सूखा। सी कह रहा है जो है अस्पष्ट सूखा। क्या कह रहा है? अस्पष्ट सूखा। और डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में पानी की उपलब्धता के बाद भी फसलों का पानी अवशोषण न कर पाना क्रिया विज्ञानी सूखा कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजिकल ड्राउट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल ड्राउट इंग्लिश में क्रिया विज्ञानी सूखा कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो ताजमूल के समय या CRI जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन के समय जो है क्रांतिक अवस्था होती है। सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था जो है CRI। अगर आपने गेहूं की सिंचाई प्रथम सिंचाई समय से नहीं की, यानी ताजमूल या क्राउन रूट इनिशिएशन के समय आपने गेहूं की सिंचाई नहीं की, तो बाद में आप चाहे जितना भी सिंचाई कर लीजिए, चाहे जितना मैन्योर खाद जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन फसल आपकी अच्छी उपज नहीं दे सकती है, क्योंकि पौधे में जो है वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं होगा, टिलरिंग नहीं होगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान देकर के नोट कर लीजिए। जब 3 सिंचाई उपलब्ध हो, 1 2 3, फर्स्ट सिंचाई CRI 21 से 25 दिन, CRI 21 से 25 दिन। दूसरी BS/F बूटिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज। क्या है? बूटिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज। ये कितने दिन पर होता है? 80 से 85 दिन। बूटिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज ये होता है 80 से 85 दिन। तीसरा मिल्किंग स्टेज। कौन सा? मिल्किंग स्टेज। ये होता है 100 से 110 दिन। ठीक है। अगर गेहूं में, वैसे गेहूं का तो रिकमेंडेशन है 6 सिंचाई, कि गेहूं में 6 सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन खास करके हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की सिंचाई 2 बार लोग करते हैं। इससे ज़्यादा सिंचाई हमारे यहाँ नहीं की जाती है, क्योंकि अक्सर बरसात भी हो जाया करता है, और बरसात नहीं भी होता तब भी लोग 2 से ज़्यादा सिंचाई गेहूं की हमारे यहाँ नहीं करते हैं। अपने पूर्वांचल में जो है ये बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, फैजाबाद, इधर जो है 2 सिंचाई से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो लेकिन वैसे अगर 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI तो आपको करना ही करना है। तो CRI स्टेज 21 से 25 दिन, बूटिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज इसको बोलते हैं 80 से 85 दिन, और मिल्किंग स्टेज पे जो है 100 से 110 दिन पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। 3 सिंचाई अगर उपलब्ध है। आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि अगर गेहूं की एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो कब की जाती है? तो CRI स्टेज पे की जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो है पौधों से जल की छत के पौधों से जल की छत, क्या कह रहा है, पौधों से जल की छत, पौधों से जल की छत के अध्ययन से संबंध विख्यात शारीरिक क्रिया विज्ञानी, क्या है, शारीरिक क्रिया विज्ञानी का नाम बताएं, या वैज्ञानिक जो भी कह लीजिए, का नाम क्या है। कह रहे पौधों से जल की छत के अध्ययन से संबंध विख्यात शारीरिक क्रिया विज्ञानी का नाम क्या है। ऑप्शन ए टर्नर एनसी, क्या कह रहा है, टर्नर एनसी। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है रसचेक के, और सी कह रहा है रसचेक के, सी कह रहा है स्टॉकिंग सीआर, स्टॉकिंग सीआर तथा रसचेक, कौन, रस चेक। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। पौधों से जल की छत के अध्ययन से संबंध, पौधों से जल की छत के अध्ययन के संबंध विख्यात शारीरिक क्रिया विज्ञानी यानी फिजियोलॉजी साइंटिस्ट कौन है, तो वो हैं स्टॉकिंग सीआर तथा रसचेक। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है। नहर से गेहूं की फसल के लिए, नहर से गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। मतलब जैसे आप मान लो आपके खेत जो है गेहूं का नहर के किनारे हो और नहर से आपको सिंचाई करना ही पड़ेगा, तो आप कौन सी मेथड से सिंचाई करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। कह रहा है अंगूठी। बी कह रहा है प्रवाह यानी बाढ़ वाली, फ्लूडिंग। तो गेहूं में बाढ़ वाली सिंचाई प्रवाह नहीं की जाती, फ्लूडिंग नहीं किया जाता है। अंगूठी रिंग मेथड भी नहीं किया जाता है, कह रहा है। फिर सीमांत पट्टी विधि, क्या कह रहा है, सीमांत पट्टी विधि। और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, क्यारी विधि। क्या, क्यारी विधि।
तो वो होगा सीमांत पट्टी विधि। जैसे मान लीजिए आपका खेत ही है, ये नहर है और ये आपका खेत है, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे 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 और ऐसे पट्टी बना देते हैं, जो कि आपका जो है पानी जो है इसमें यहीं से कटा देंगे, यहाँ से कटा देंगे या यहाँ से, तो इसको भरेंगे, फिर यहाँ खोल देंगे, इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर इसको, ऐसे ही जो है सीमांत पट्टी विधि। अक्सर गेहूं में सिंचाई जो की जाती है इसी मेथड से की जाती है, चाहे वो नहर के किनारे हो और चाहे वो ट्यूबवेल से सिंचाई करना हो, तो अक्सर जो है इसी विधि से सिंचाई की जाती है। अपने क्षेत्र में तो अक्सर इसी विधि से की जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि सीमांत पट्टी विधि से यह विधि 0.5% से 2% जो मिट्टी की ढाल होती है उसमें अच्छी होती है। कितने में? 0.5% से जो है 2% ढलान वाली मृदा के लिए ये उपयुक्त होती है, ये मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पानी के प्रवाह, क्या कह रहा है? पानी के प्रवाह को नापने का, क्या कह रहा है? पानी के प्रवाह को नापने के यंत्र का क्या नाम है? पानी के प्रवाह को नापने के यंत्र का क्या नाम है? जब जल प्रवाह ऑरिफिस, जब जल प्रवाह, क्या कर रहा है? जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन ए, धारा बहते पानी के अंदर है। ऑप्शन ए कह रहा है कट थ्रोट फ्लोम। क्या है? कट थ्रोट फ्लूम। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है फ्री फ्लो ऑरिफिस। क्या कह रहा है? फ्री फ्लो ऑरिफिस, फ्री फ्लो ऑरिफिस। और सी क्या कह रहा है? पैराबोलिक बियर, पैराबोलिक बियर। और डी क्या कह रहा है? पैराबोलिक बियर। डी कह रहा है सबमर्ज ऑरिफिस। क्या कह रहा है? सबमर्ज ऑरिफिस। क्या कह रहा है? सबमर्ज ऑरिफिस। क्या कह रहा है? सबमर्ज ऑरिफिस। तो आपका जो ऑप्शन ये होगा वो सबमर्ज ऑरिफिस होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन सिंचाई जल की गुणवत्ता का मानक नहीं है? गुणवत्ता का मानक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई जल गुणवत्ता का मानक नहीं है? कह रहा है सोडियम अवशोषण अनुपात। ऑप्शन ए सोडियम अवशोषण अनुपात। बी कह रहा है नत्रजन की मात्रा। सी कह रहा है विद्युत चालकता। क्या कह रहा है? विद्युत चालकता। और डी कह रहा है बोरान की मात्रा। क्या कह रहा है? बोरान की मात्रा। तो निम्नलिखित में से कौन सिंचाई जल की गुणवत्ता का मानक नहीं है? तो ऑप्शन बी नत्रजन की मात्रा जो है सिंचाई जल की गुणवत्ता का मात्रक नहीं है। ये तीनों है, ये जो है यही नहीं है। बाकी इसमें एक चौथा आप जोड़ दीजिए ई, जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता। ये चारों हैं। केवल नत्रजन की मात्रा नहीं है, बाकी सोडियम अवशोषण अनुपात ये भी है, विद्युत चालकता भी है, बोरान की मात्रा भी है और कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता भी जो है सिंचाई जल की गुणवत्ता के मानक हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतवर्ष में कितनी अवक्षेपण यानी वर्षा अवक्षेपण को हम वर्षा भी कहते हैं। अवक्षेपण पहले है तो कोष्टक में वर्षा लगेगा। वर्षा जो है कोष्टक में वर्षा होती है। भारतवर्ष में कितनी अवक्षेपण या वर्षा होती है? कह रहा है 400 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। फिर बी कह रहा है 350 मिलियन हेक्टेयर मीटर। फिर सी कह रहा है 500 मिलियन हेक्टेयर मीटर। फिर डी कह रहा है 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ठीक है, तो भारतवर्ष में कुल कितनी वर्षा होती है या कितना अवक्षेप होता है? तो वो होता है 400 मिलियन हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर मीटर होता है कितना? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो है वर्षा भारतवर्ष में होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है टपका सिंचाई विधि का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा
कौन सा टपका सिंचाई विधि का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा टपका सिंचाई विधि का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? कह रहा है रेत छाननी। रेत छननी। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है पानी निकालने वाला छिद्र। पानी पानी निकालने वाला छिद्र। सी कह रहा है जो है खड़ा पाइप। क्या है? खड़ा पाइप। और डी कह रहा है उर्वरक इकाई। क्या? उर्वरक तो इनमें से कौन सा टपका मतलब ड्रिप इरिगेशन की विधि का घटक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? खड़ा पाइप। इसमें खड़ा पाइप नहीं होता है। खड़ा पाइप छिड़काव सिंचाई में स्प्रिंकलर में होता है। इसमें जो है ऐसे पाइप चलते हैं, ये पौधा ये पौधा ये पौधा ये पौधा है, तो यहीं पर छेद किया रहता है पाइप में, जिससे पानी इसको मिलती रहता है। इसी में रेत छानने वाला भी लगा रहता है कि ताकि रेत उतना इसमें जाने पाए, नहीं तो भट जाएगा, भर जाएगी तो पानी नहीं जा पाएगा, ऊपर पानी नहीं आएगा। पानी निकालने वाला छिद्र तो यहाँ होता ही होता है। उसके बाद उर्वरक भी इसमें डाल सकते हैं, कोई कोई डाल भी देते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि खड़ा पाइप इसमें नहीं होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। चौदह क्या कह रहा है? एक बियर के लिए निर्वहन ज्ञात करने का मौलिक सूत्र क्या होगा? क्या कह रहा है? निर्वहन ज्ञात करने का मौलिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? Q बराबर CM। क्या है? CM नहीं होगा, CH बार M। और B क्या कह रहा है? B कह रहा है QCL, Q बराबर CLH बार M। और C कह रहा है जो है Q बराबर CL बार M। और D कह रहा है Q बराबर LH बार N। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो है एक बियर का मौलिक सूत्र ज्ञात करने का क्या होगा? तो वो होगा जो है Q बराबर CLHM। ये ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यही इसका होगा। ठीक है, ये नोच बियर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोच बियर। ये बियर ना लिख करके इधर से लिख दे, अन्यथा दूसरा बियर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बियर। ये जो है Q बराबर CLHM
ऑब्लिक होगा। ठीक है, आप ये जल प्रवाह स्रोत भी इसे नापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा, जड़ क्षेत्र में संग्रहित जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा, जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा व भूखंड में दिए भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो है कह रहा है जल अनुप्रयोग क्षमता। ऑप्शन ए, जल अनुप्रयोग क्षमता। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जल वितरण क्षमता। क्या कह रहा है? जल वितरण क्षमता। और सी क्या कह रहा है? परियोजना क्षमता, जिसको कहते हैं इफिशियंसी, प्रोजेक्ट परियोजना क्षमता। और सी कहते हैं, डी कहते हैं जल भंडारण क्षमता। क्या कहते हैं? जल भंडारण क्षमता। ठीक है, कह रहा कि जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा और भूखंड के दिए गए जल के मध्य अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जल अनुप्रयोग क्षमता। ऑप्शन ए सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं जल अनुप्रयोग क्षमता। ठीक है, आप उसको नोट करिए, जल अनुप्रयोग क्षमता। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है। क्या है? स्वचालित तरीका है। इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है? ठीक है, स्वचालित तरीका है। क्या है? बलियन। ऑप्शन ए, बलियन। बी, बलियन। तरंगित सिंचाई। सी, तरंगित सिंचाई। सी कह रहा है
जो है समतल श्रेणी, क्या कह रहा है, समतल श्रेणी। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है जो है केबलिगेशन, क्या कह रहा है, केबलिगेशन। तो इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है, तो है केबलिगेशन। आपका ऑप्शन डी सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। केबलिगेशन जो है ये सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो आज हमने आपको जो है लगभग 22 से 25 क्वेश्चन कवर कराया है, और जो है बोर्ड पे तो केवल 16 ही क्वेश्चन लिखाए हैं, और जो कंटेंट हमने उपलब्ध कराया लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप जो है ये सिंचाई का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए बढ़िया से। कुछ इसमें सिंचाई में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से घूम घुमा करके वही आता है। गेहूं की सिंचाई का आप पढ़ लीजिएगा, वो लगभग पूछ ही लिया जाता है, CRI स्टेज, ऐसे तमाम है। मैं जब पूरा कृषि का कर लूँगा, पूरा इस तरीके से आपको समझा ले जाऊँगा, सब कवर कर जाऊँगा, पूरा सॉल्व करा दूँगा, तो उसके बाद में छोटी छोटी क्लास जो 1 लाइनर इसको बना दूँगा आपको, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो आप जो है पढ़ते रहिए, परीक्षा आने वाले समय में कभी भी उसका डेट आ सकता है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।